हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से कक्षा 10 के अनसॉल्व पेपर्स और मॉडल पेपर्स हल करवा रहे हैं। तो अभी क्या है कि यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया था प्रश्न पत्र, उसका सॉल्यूशन लाए थे। और यहाँ पे देखिए, अब खंड बा के दूसरे प्रश्न में हम पहुँच गए हैं। इसमें देखिए, बात होती है कि कैरे निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना होता है और होते हैं इनमें टोटल 6 प्रश्न थे। तो सभी प्रश्नों को हमने अपने कॉपी में तो लिख लिया है, मतलब कॉपी या इस कागज़ में लिख लिया है। तो अब इन मोबाइल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, बारी बारी से हम हल करते जाएंगे और सभी को हमने लिख लिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें दिया गया है द्विघात बहुपद आपको दिया गया है। इसके शून्य की याद करना है, फिर शून्य के और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। तो ये होती है बातें। ठीक है, तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद दिया गया है, इसको पहले लिखते हैं, इसके जो शून्य है वो ज्ञात करते हैं। तो 6x² -3 -7x। अब देखो क्या है, घाते घटते क्रम में होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो 6x² -7x -3 इस प्रकार से होना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जो लोग गलती से कह देंगे कि सर यहाँ पे क्या है, मामला ऐसा है कि आपने इनको बदला है तो चिन्ह भी तो बदलिए। पर वो ये बात भूल जाते हैं कि बराबर के जब इस पार या उस पार जाना हो तब चिन्ह में बदलाव होता है, अभी कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे क्या है कि हमें किनारे किनारे वाली संख्या को गुणा करना होता है। छात्रिक 18, अर्थात गुणा करने पर 18 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर या फिर घटाने पर 7 मिल जाए। तो 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 गया तो 7 होता है, 9 दूनी 18 होता है। तो 9 और 2 हमको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे 6x² है -9x, ये माइनस है इसलिए इस माइनस, ठीक, प्लस 2x लेना होगा ताकि यहाँ पे घटाना हो सके। एक ऋणात्मक संख्या है तो दूसरी धनात्मक संख्या रखनी होगी ताकि घटाना हो सके और 7x मिल जाए। ठीक है, -3 अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या कॉमन लेना है आगे वाले दोनों में, तो 2 से नहीं 3 से कटा, 3x कॉमन हो जाएगा। 3 दूनी है 6, तो 2x -3 से कॉमन होगा, 3 करना 3 3 3 करना, तो यानी 3 हो जाएगा। यहाँ पे +1 कॉमन होगा तो 2x -3 ऐसा हो जाएगा। ओके, तो 3x सॉरी यहाँ पे 2x -3 ऐसे निकाल लेंगे तो 3x + 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि 2x -3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर प्लस में 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2 मिल जाएगा, जो कि हम अल्फ़ा मान लें कि ये पहला शून्य हो जाएगा। 3/2 ये जो होगा हमको पहला शून्यक हो जाएगा, थोड़ा सा दूर लिखना चाहिए था, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई है। और यहाँ पे जो हमारा 3x + 1 है, इसके बराबर जब 0 करेंगे 3x बराबर -1 दिखाई दे रहा है और x बराबर -1/3 दिया गया है। हम इसको बीटा कह देंगे और कह देंगे कि ये हमारा दूसरा शून्यक है, बीटा बराबर -1/3। ठीक, तो ये पहला शून्यक और दूसरा शून्यक हमारे प्राप्त हो गया। अब हम करेंगे इसके गुणांक भी हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें लिखना है बहुपद के या फिर बहुपद की तुलना ax² + bx + c से करने पर। इसके करने से क्या होगा, मतलब ये देखो, ये जो है पहला वाला a है, फिर यहाँ से देखना होगा a b c। a क्या है, 6 है, तो हमें a बराबर 6 मिल जाता है और b बराबर यहाँ देखेंगे -7। यहाँ वाला 3 नहीं, गलत हो जाएगा, ये -7, ठीक, और c बराबर -3 ये हो जाएगा। अब संबंध क्या रहता है, संबंध की अगर बात करें तो अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा लेते हैं। अल्फ़ा क्या है, 3/2 है, प्लस बीटा क्या है, -1/3 है। अब ये क्या है, 3 और
2 का एलसीएम 6, 3 त्रिक 9, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 1 2, कितना हो जाएगा 7/6। अब ये जो 7/6 है, ठीक है, अब ये 7 क्या है आप कह सकते हो यहाँ पे, अच्छा ये माइनस बी अपॉन ए निकालने के प्रयास करते हैं तो ठीक, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस रखेंगे और b की वैल्यू क्या है -7 है और a बराबर क्या है वो 6 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा यहाँ पे। अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। ठीक, ये हो गया क्या है, ये सत्य है, ये होगी बातें। अब दूसरा जो होता है वो अल्फ़ा बीटा बराबर c अपॉन ए होता है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा है -3/2 और बीटा है -1/3, तो ये 3/2 है गुणते -1/1/3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा, ये -1/2 मिल जाएगा। c अपॉन ए निकालेंगे तो c कितना है -3 है, a कितना है 6 है, तो -3/6 हो जाएगा, काट देंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए, ये पे मिल गया सत्य है। तो ये जो सत्य है लिखने वाला है, ये बस अचानक से आ जाएगा मन में तो ऐसा लिख दिया। बाकी आपकी किताब में देखेंगे तो कुछ अलग तरीके से भी चीज़ें लिखी गई हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा वो लिखा गया है वैसा भी आप लिख सकते हैं। ये तो सत्य के संबंध बताने की ज़रूरत थी तो हमने बता दिया, तो हो गया काम। अगला, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, यहाँ पे कॉमा लगा देना चाहिए, बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। दोनों संख्याएं याद करनी है। प्रश्न 6, यहाँ पे देखो, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या क्या होगी अपनी x तथा छोटी संख्या जो है y है, ऐसा हमने लिख लिया। ठीक, ऐसा लिख लेंगे। अब यहाँ पे इस वाले शर्त से लेके चलेंगे या फिर यही शर्त लिख लिया, चलो ठीक है। पहले शर्त, प्रथम शर्त के अनुसार, तो जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर माइनस छोटी संख्या है उसका स्क्वायर, क्योंकि इनके वर्गों का अंतर है 180, तो यहाँ पे 180 हो गया, ऐसा समीकरण लिख लेते हैं। और द्वितीय शर्त के अनुसार, ठीक, तो सर की शर्त क्या कहती है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या जो है y है, उसका वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, तो ये हो गया y समीकरण 1 से, यहाँ पे 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से x स्क्वायर जो है इसे रहने दीजिए, माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे 8x रख दीजिए, ठीक है, बराबर 180 हो जाएगा। 180 के दरमियान दीजिए, x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 180 बराबर 0। अब देखो, गुणा करने पे 180 आ जाए, घटाने पर 8 मिल जाए, ऐसे कोई संख्या हो जाए तो काम बन जाए। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है नहीं सोचते हैं, रफ में कहीं पे से खोलना और 180 लिख देना, ये किनारे वाला। इधर तो कोई गिनती है नहीं, तो किनारे किनारे गिनती के गुणा करने का कोई यहाँ पे काम बचेगा नहीं। ऐसे 2 से काटो, 2 9 18, 2 से काटो 45 हो जाएगा, 3 से काटो 3 कम 3 3 5 15। अब यहीं पे थोड़ा सा रुक के देख लो, 3 दूनी 6, 2 12, 12 15 से घटाने पर कुछ नहीं होगा, 3 5 15, 5 कम 5। अब क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि 5 दूनी 10, 2 20, 3 3 नहीं, 5 3 15, 3 दूनी 6, 2 12, नहीं, कुछ और 3 3 9, 2 18 और 5 2 10, ठीक है,
हो जाएगा। 18 में 180 और 18 में से 10 के 8, तो ऐसा कुछ हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x और यहाँ पे प्लस 10x लेना होगा, माइनस 180 बराबर 0। ठीक, 18 में से 10 किया माइनस 8, 18 में 180, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18, यहाँ से प्लस 10 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 और x माइनस 18 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर आपको 18 मिल जाएगा। यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10 मिल जाएगा। ठीक, तो भैया यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, संख्या निकालनी थी ना, ये से चलती करते हैं। यदि x बराबर अपना 18 हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू तो निकालनी होगी ना, तो हमें वाई स्क्वायर बराबर था 8 गुणते x की वैल्यू 18 रख देते हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर 18 8 पता नहीं कितना हो जाएगा, 8 9 64, हाँ से लगे 8 एकम 8 से 14 फिर 44, वाई बराबर अंडर रूट 144, वाई बराबर 12। ठीक, यदि यहाँ पे x बराबर जो माइनस 10 दिया था तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणते माइनस 10 कर देंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 10 माइनस 80 हो जाएगा, और वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस 80 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको अमान्य लिख देंगे। ठीक, अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं अमान्य हो जाएंगी क्योंकि ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अतः अभीष्ट संख्याएं जो हमारे ये 12 और 18 हैं, 12 व 18 हैं। और ये बात यहाँ पे ये माइनस 80 ना मिला होता तो कुछ और भी ट्राई कर सकते थे, मतलब एक और संख्या को जोड़ा हमारा उत्तर हो सकता था। अगला जो प्रश्न है दूसरे का ग नंबर प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इससे देखिए किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब देखो यार, सर्कल बनाने वाला कोई समाधान तो अपने पास आया नहीं, मतलब एक हल्का सा सर्कल बना लेते हैं। देखो एक वृत्त है, ऐसी बात है, और एक स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है और एक स्पर्श रेखा ऐसे टच करनी चाहिए थी, गलती से रह गई। ठीक, ओके, तो ये हो गया कि इसका व्यास हो जाएगा, यहाँ पे इसका केंद्र O हो जाएगा, A, यहाँ पे B, यहाँ पे L M और यहाँ पे P Q हमने डाल दिया। अब ये बन चुका है। अब इसमें दिया है, पहले तो दिया है वाला मामला हो जाएगा कि किसी वृत्त, पहले तो वृत्त लेना होगा। ठीक है, माना एक वृत्त जिसका व्यास AB तथा केंद्र O है, व्यास के सिरों पर खींचे गए स्पर्शी मतलब स्पर्श रेखाएं LM तथा PQ हैं। ये हो गई बात है, हो गया एक वृत्त व्यास 2 स्पर्श रेखाएं। क्योंकि एक चीज जानते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा या स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर खींची
गई त्रिज्या पर लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। इसलिए या फिर इसलिए ये जो ए बी है वो एल एम पे लंब होगा, यानी कि ए बी जो है वो लंब है एल एम पे, तथा ए बी जो है वो लंब है पी क्यू पे। तब क्या होगा कि ये जो हमारा एल ए बी एक कोण है, यहाँ वाला कोण ले सकते हैं, कोण एल ए बी ये 90 अंश होगा, तथा क्यू बी ए, कोण क्यू बी ए ये क्या होगा? 90 अंश होगा। हम देखिए चारों कोण 90 अंश होंगे, लेकिन हम तिरछा तिरछा वाला ले रहे हैं, ये वाला कोण ये वाला कोण, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं। एल ए बी बराबर कोण क्यू बी ए, जो कि क्या है? जो कि एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है, ठीक है। इसलिए अतः ये जो, अब देखिए एकांतर कोण अगर बराबर है तो रेखाएं समांतर होती हैं, अतः एल एम समांतर पी क्यू। बस भैया यही सिद्ध करना था, नीचे लिख दो इति सिद्धम। बात खत्म होगी। ओके, एक छोटी सी चीज़ हम भूल गए हैं, यहाँ पे ये जो दिया है वो लिख लेने के बाद लिख लेना था सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एल एम समांतर पी क्यू। बस ये लाइन बढ़ा लेते हैं अगर ऊपर तो एकदम परफेक्ट, बात समाप्त हो गई। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं हम। दूसरे का, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के ठीक बीच का, ठीक है इतना ज़्यादा नहीं समझाते हैं, पढ़ के मैं समझाता रहता हूँ। पहले वृत्त, ठीक है, बिना वृत्त के कोई काम हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक, इसके बाहर एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है, ऐसी पटरे से खींचोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केंद्र पर ऐसा बना दो, ऐसा बना दो। केंद्र का नाम हम ऐसा ओ रखो, बाहर वाले बिंदु को पी, यहाँ पे नाम रखो ए, यहाँ पे रखो बी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक हो गई बात। अब देखो सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, देखिए बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये रहा, ठीक, ये स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कॉमा लगा देते हैं। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदुओं को ऐसा इसको रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, स्पर्श बिंदु ये है, स्पर्श बिंदु ये है, इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड ये है, इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, इस कोण के बाद अंतरित कोण का संपूरक होता है, यानी इस कोण का संपूरक होता है। मतलब इन दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। और संपूरक किसे कहा जाता है? कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। तो इसमें दिया है, माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से खींचे गए स्पर्शी PA तथा PB है। ये होगी बात, ठीक है, स्पर्शी हो गया। अब जो सिद्ध करना है वो भी तो लिख ले। सिद्ध करना है कि वो संपूरक है। कौन संपूरक है? कोण APB, कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश। ये संपूरक होने का मतलब हो गया।
अब यहाँ पे बस इतना सा लिखना है, क्योंकि क्योंकि क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा पर बिंदु नहीं रहेगा, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या लंब होती है। अभी आपने देखा था जैसा वैसे ही यहाँ पे लंब होती है, अतः कोण OAP OBP, ठीक है, अतः कोण OAP बराबर 90 अंश तथा कोण OBP बराबर 90 अंश। ये हो गया। और हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। अतः इसलिए इन चारों कोणों का योगफल कोण OAP प्लस इसका हो गया APB, कोण APB प्लस PBO, कोण PBO प्लस BOA या फिर कोण AOB बराबर 360 अंश। अब इसका मान हमको पता है 90 रख दिया, प्लस कोण APB, ये वाला कोण 90 प्लस कोण AOB बराबर 360, 90 जोड़ दो 180, कोण APB प्लस कोण AOB प्लस 180 बराबर 360, कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 360 माइनस 180, कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश इति सिद्धम। ठीक, इतना सा बात हमें करना था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अगला अब हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या दूसरे का अंग जो है, इसमें दिया गया एक प्रायिकता का प्रश्न है। एक थैले में 3 लाल और 5 काले गेंदें हैं। थैले में 3 लाल गेंद तथा 5 काली गेंद हैं। तो कुल गेंद बराबर हो जाएगा 3 + 5 बराबर 8। ठीक, 8 गेंद हो गई हैं। तो यदि एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, यदि एक गेंद यादृच्छा मतलब बिना देखे हुए निकाली जाती है, तब ठीक है, प्रायिकता किसकी? पहला चीज, गेंद लाल हो, तो गेंद लाल होने के लिए तो यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल
अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम, लाल होने की अनुकूलता क्या है कि कितने लाल गेंदें हैं, 3 लाल गेंदें हैं, तो 3 ही लाल गेंदों के 3 अनुकूल परिणाम होंगे ऊपर, और कुल संभव परिणाम 8। तो ये प्रायिकता, ये एक आंसर हो गया, बात खत्म हो गया। फिनिश। दूसरा कि गेंद लाल ना हो, यही तो कह रहे हैं, नहीं हो, ना हो, तो यहाँ पे हो गया अर्थात गेंद काली हो सकती है भैया, काली हो, ये भी मामला हो सकता, मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाल ना होने का मतलब काली हो गेंद, तो यहाँ पे भी वही प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता वही अपना अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम, लाल नहीं होने की संभावना क्या है, देखिए 3 लाल है, 5 काली हैं, अगर 3 लाल नहीं निकालने हैं तो हम 5 काली गेंदों में कोई भी निकाल लें, तो ये इसके अनुकूल हो जाएगा, तो 5 बटे कुल संभव परिणाम कितना, 8, बस हो गया आंसर, बात खत्म। दशमलव बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, बाकी ऐसे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बात समाप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पे का माध्यक से संबंधित, सांख्यिकी से संबंधित। नीचे दिए गए बंटन का माध्यक दिया गया है, आपको 28.5 माध्यक दिया है, बारंबारताओं का योग दिया गया है, बारंबारता इनका योग दिया है 60, तो x और y का मान क्या करना है। देखिए बारंबारताओं का योग हमको 60 दिया है, तो हमको यहाँ पे 60 मिलेगा एट द एंड। अब देखिए यहाँ पे बारंबारता दी गई है, तो इसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा निकालना पड़ता है, ये कॉलम ज़्यादा बन गया हमसे, ठीक है। यहाँ पे हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है, संचयी बारंबारता 5 को ऐसे लिख लिए, 5 और x को जोड़ेंगे तो 5 + x मिलेगा, इसको जोड़ेंगे 20 5 25 + x मिलेगा, इसमें जोड़ेंगे 5 5 25 5 30 10 40, यानी कि 40 + x मिलेगा, और इसमें 40 + x + y मिलेगा, और 40 5 45 + x + y मिलेगा, और ये सभी को जोड़ने के बाद 60 के बराबर, यानी ये पूरी वैल्यू 60 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम 45 + x + y बराबर 60 कह सकते हैं। ये क्या है, बारंबारताओं का योग है, बारंबारताओं का योग बराबर 60 दिया था, इसलिए इसके बराबर 60 हो गया, तो x + y बराबर 60 - 45 हो जाएगा, तो x + y बराबर हमारा 10 में से 5 गेन 5, 5 में से 4 गेन 1, 15 मिल जाएगा, जो कि एक समीकरण बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखेंगे इसका माध्यक आपको दिया गया 28.5, हमें क्या दिया गया है, माध्यक 28.5 दिया है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्या है ये महत्वपूर्ण है, हमें खोजना है कि 28.5 किसके बीच में हो सकता है, इनमें से, तो 20 और 30 के बीच में 28.5 आता है, तो ये हमारा माध्यक वर्ग है। तो हमारा माध्यक वर्ग क्या है, 20 से 30 है, इसकी निम्न सीमा L जो है वो 20 है, और जो अंतर रहता है वो h यानी कि 10 है, इतना हो गया। अच्छा, इसके सामने वाला जो होता है वो होता है f, इसके सामने से जो ऊपर वाला होता है वो CF होता है, तो f हमारा कितना था 20, और CF कितना था यार 5 + x था, 5 + x। अब क्या है, अब है माध्यक का सूत्र, माध्यक बराबर होता है L+, ठीक है, L+ होता है, उसके बाद होता है n/2 - CF, CF/F
इंटू एच, ये होता है। अब एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था, n/2 क्या होता है। ये जो बारंबारताओं का योग मिलना है, ये जो 60 दिया है वही n होता है। n बराबर 60 दिया है, n/2 बराबर 60/2 बराबर 30 मिल जाएगा। देखिए माध्यक की जगह पे यही अपना 28.5 रखना है, l की जगह पे अपना यही 20 रखना है, प्लस n/2 की जगह पे 30 रखना है, माइनस CF की जगह पे ये रखना है जो कि है 5 + x, ठीक, बटे F की जगह पे अपना 20 रखना है और इंटू H की जगह पे अपना 10, यहाँ पे 10 रखना है। एक जीरो से इसे काट देंगे, ये कट जाएगा, इस 20 को इधर भेज देंगे तो 28.5 माइनस 20 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए 30 ऐसे रहेगा, माइनस से गुणा कराएंगे तो -5 माइनस x हो जाएगा, बटे 2 ऐसे रहेगा। इसमें से घटा देंगे, 28 में से 20 घट जाएंगे तो 8.5 मिल जाएगा, बराबर 30 में से 5 घटा देंगे तो 25 माइनस x बटे 2 मिल जाएगा। इसका इधर गुणा करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 25 माइनस x, 2 से गुणा कराएंगे 2 + 10 का 0 हाथ लगेगा, 2 × 8 = 16, 1 17, इतना मिल जाएगा। x को इधर भेज देंगे, 17 को इधर भेज देंगे, 17.0 का मतलब 17 ही होता है। x को इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, उधर 25 माइनस 17 हो जाएगा, तो घटा देंगे, हाथ से लेंगे, 15 में से 7 है ना, 8 7 15 होता था, 8 मिल जाएगा, 1 में से खत्म। x की वैल्यू हमको 8 मिल गई है। अब एक चीज़ हमको यहाँ पे मिला था, x + y = 15, तो x + y बराबर हमको 15 मिला है, x की वैल्यू हमको अभी 8 मिली है, तो प्लस y = 15 कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y बराबर हो जाएगा 7। तो x और y की वैल्यू चाहिए थी तो नीचे लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 8 और y बराबर 7 है, ऐसा लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न, सभी प्रश्न ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।